नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट्स चॉइस, यानी कि आप सभी की पसंद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का क्रैश कोर्स जो हमारा चल रहा है। ऑल्दो ये एमपी कांस्टेबल का क्रैश कोर्स है, उसमें जो साइंस का पार्ट है उसका जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा यूट्यूब पे बिल्कुल एक फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको एक भी पैसा पे नहीं करना है, बिल्कुल ही आपको निःशुल्क आपको ये सेवा दी जा रही है हमारी तरफ से, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एमपी कांस्टेबल के लिए क्रैश कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे स्टूडेंट्स चॉइस पे, जहां पे आपको बेसिक, ठीक है, बेसिक प्लस एडवांस थ्योरी कवर करवाई जा रही है एज वेल एज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। एंड सेम चीज़ जो है वो आपका मैथ्स में आपको देखने को मिलेगी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको रीजनिंग के टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब एक कंप्लीट ओवरऑल पैकेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको करना इतना है कि अगर आप यूट्यूब पे पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो, ठीक है। बेल आइकन भी जो है उसको प्रेस कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी पे चार चांद लगते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी होती रहेगी। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अपार्ट फ्रॉम एमपी कांस्टेबल और एमपी एग्जाम्स, अगर आप सेंट्रल लेवल में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे वो बैंक का कोई एग्जाम हो, ठीक है, उसके बाद आपका एसएससी वगैरह के एग्जाम हो गए, सीएचएसएल हो गया, ठीक है, या फिर सीजीएल हो गया, या फिर आपका कोई भी एग्जाम हो, जीडी एग्जाम हो, ठीक है, रेलवे के एग्जाम्स हो गए, बैंक का मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, आईबी हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एफकेट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो एसएससी के टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं, तो जितनी भी चीज़ों की आप प्रिपरेशन कर रही है, इवन एमपीपीएससी और यूपीएससी, तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द सारे एग्जाम्स से रिलेटेड कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है, नेक्स्ट जो रहने वाला है वो है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो जाके जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है प्लेलिस्ट की, सारे कोर्सेज की। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को हम इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ओके, इसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, जिसका एक कॉमन नाम होता है, इसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा मतलब क्या है? कोई भी एक यांत्रिकी, मतलब कोई भी एक काम चल रहा है यांत्रिक रूप से, उससे उत्पन्न जो ऊर्जा होगी उसको हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा के हमने देखे थे कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे एक हमारी लाइट एनर्जी होती है, ठीक है, लाइट एनर्जी। फिर हमारी यही मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है। हमारी साउंड एनर्जी होती है। हमारी लाइट एनर्जी तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वो भी एक लाइट का फॉर्म ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही सोलर एनर्जी हो गई। तो ये सारे बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म होते हैं जिनको हमने पढ़े थे, मतलब हमने एक नॉर्मल डिस्कशन किया था कि ये चीज़ें होती हैं। अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट है उसको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, आपको याद रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज काइनेटिक एनर्जी। और जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है वो हमारी कहलाती है पी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ओके, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बारी बारी से इन दोनों के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि क्या होती हैं ये चीज़ें। सबसे पहले हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा, कि गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है ये बल्कि बना है गति, मतलब कहीं ना कहीं इसमें हमको क्या वर्ड देखने को मिल रहा है? गति वर्ड देखने को मिल रहा है। मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि कोई भी एक ऐसी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं? किसी भी वस्तु के कारण, सॉरी, किसी भी वस्तु की गति के कारण, मतलब कोई भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके मूवमेंट के कारण, उसके हिलने डुलने के कारण, उसके टहलने के कारण, कुछ भी एक्स वाई जेड हो सकता है, उसमें मूवमेंट होना चाहिए। तो किसी भी वस्तु की किसके कारण? गति के कारण उसमें जो क्या होती है? ऊर्जा होती है, उसे उस गति की गतिज ऊर्जा कहते हैं। इस सर पे गतिज ऊर्जा कहते हैं, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, उसे उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। आपको इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है के काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे जो एम है वो है मास, ओके, एंड वी इज फॉर वेलोसिटी, वी इज फॉर वेलोसिटी। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर कोई भी वस्तु एम द्रव्यमान की है और वो वी वेग से चल रही है, तो उसका जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का वो हम इस तरीके से देंगे, हाफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को ऐसे या फिर शॉर्ट में नीचे ही लिख सके दिखा सकते हैं। अब गतिज ऊर्जा का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, तो वो चीज़ समझो आप। गतिज ऊर्जा जो होती है, सबसे पहले उसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में ऑप्शंस में
कि इनमें से किसमें यूज़ होता है या किन में यूज़ नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए जो वायु की गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि वायु की जो विंड होती है हमारी एयर, उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी, उसका यूज़ हम क्यों करते हैं? पवन चक्की को चलाने में। दिस इज चक्की, पवन चक्की, यानी कि जो हमारी विंड मिल्स होती है ना, उनको चलाने में इसका यूज़ किया जाता है। फिर बात आती है पानी की गतिज ऊर्जा। पानी में भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, वो जल चक्की को चलाने में काम आती है, यानी कि जो पानी से एक्चुअल में कहते हैं बिजली बनती है, पानी से बिजली नहीं बनती है, हमारे पास ऐसी बड़ी बड़ी टरबाइंस होती हैं, ठीक है। तो इन टरबाइंस में क्या किया जाता है, बहुत स्पीड से पानी छोड़ा जाता है और इनके बीच में मैग्नेट के ऊपर तार लपेटे हो जाते हैं, और फिर जो हमारे लॉज होते हैं साइंस के, उसके अकॉर्डिंग बिजली का निर्माण होता है और फिर उसको ट्रांसफार्मर तार के थ्रू बाकी जगहों पे पहुंचा दिया जाता है। तो इस पे पानी छोड़ा जाता है और इतनी स्पीड से पानी छोड़ा जाता है कि ये रोटेट होने लगता है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। विंड मिल्स का यूज़ भी आप कर सकते हैं बिजली बनाने के लिए। और सॉरी, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, गतिज ऊर्जा जो है उसके कारण ही बंदूक की जो गोली है वो लक्ष्य में फंस जाती है। मतलब जो हमारी बंदूक होती है, अगर हम बात करें जो हमारी बुलेट बंदूक होती है, तो वो भी किसके कारण ही चलती है? उसमें गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी, उसके कारण ही जो गोली होती है वो आगे निकल के जाती है और टारगेट में लग जाती है। तो ये था गतिज ऊर्जा। फिर हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा किसको कहते हैं, यानी कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, स्थिति वहां पे गतिज था तो हमने वर्ड पकड़ा था, यहाँ पे भी सिर्फ आपको वर्ड पकड़ना है। स्थितिज ऊर्जा वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। कहीं कहीं पे अगर टाइपिंग मिस्टेक है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। मतलब कोई भी वस्तु अगर स्थिति में, ठीक है, रेस्ट पोजीशन पे, तो उसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी। अगर मैं बैठा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं सिर्फ लेटा हूँ, उतने टाइम पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इवन देन आई एम डूइंग समथिंग, क्योंकि भाई सांस ले रहा हूँ उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ, मैं हाथ पैर हिला रहा हूँ, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो भाई ये चीज़ें क्या होती हैं? पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे जो लिपटे हुए स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा गाड़ी चलाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। तने हुए धनुष की स्थितिज ऊर्जा के कारण ही वो आगे दिशा में बढ़ता है। मतलब ये धनुष है, अगर आपने देखा होगा, ठीक है, अगर ये धनुष है और इसको जब बैंड करते हैं हम इस तरीके से, तो यहाँ पे जो तीर होता है वो इसी के कारण ही क्या होता है? आगे जितना ज़्यादा इसको खींचोगे, पहले स्थिति में है, उस ऊर्जा को लेके ही आगे बढ़ता है। और बांध में स्थित पानी जो है, स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, इसमें समझने वाली ज़्यादा कोई बात नहीं है, सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के थोड़े से डायग्राम आप देख लो। ये जो फुटबॉल है, यह भी किस पोजीशन पे है? रेस्ट पोजीशन पे। मतलब इसमें कौन सी एनर्जी होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस पे हमने किक मारी और किक मारा तो हमने इसको क्या मिला? इसको मूवमेंट मिला। अब इसमें क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो इन दो डायग्राम से आप समझ सकते हो कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ी सी चीज़ें साउंड वेव्स के बारे में, यानी कि जो हमारी, जिसको हम कहते हैं ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा या ध्वनि तरंगों की बात हम पहले कर रहे हैं कि ध्वनि तरंगे हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए कि जो साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है, साउंड वेव्स होती हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो साउंड वेव्स जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती हैं। किस प्रकृति की होती है? अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। दो तरीके की हमारी तरंगें होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ और एक हमारी होती है अनुदैर्घ्य। तो जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं वो अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडल एंड होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी टाइप की ध्वनि तरंगें होती हैं। तो 3 टाइप की ध्वनि तरंगें मेन होती हैं, जिनको हम कहते हैं श्रव्य तरंगें, फिर एक आता है अपश्रव्य तरंगें और फिर एक आता है पराश्रव्य तरंगें। ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं? तो समझो, देखो, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी में मेजर करते हैं। तो श्रव्य तरंगें हमारी वो तरंगें होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, इनको हम कहते हैं ऑडिबल वेव्स। क्या कहते हैं? ऑडिबल वेव्स कहते हैं इनको। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, वो कितने से कितने के बीच में होती है? वो हमारी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, ओके। फिर जो हमारी अपश्रव्य तरंगें होती है, तो अपश्रव्य तरंगें हमारी वो तरंगें होती हैं जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है लेस देन 20 हर्ट्ज। तो ये 20 हर्ट्ज से भी कम होती है और इनको हम सुन नहीं सकते, ठीक है, इनको हम सुन नहीं सकते, इतनी लो फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि इनको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक है। इनका नाम आप याद रखना, इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक
वेव्स। ओके, और फिर हम थर्ड बात करते हैं जिसको हम कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। अब भाई पराश्रव्य तरंगे क्या होता है, तो ये इन दोनों का सबसे बड़ा भाई होता है। इसकी जो होती है वो होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स, इनको कहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो मोर देन 20,000 हर्ट्ज होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज होती है। हम इनको नहीं सुन सकते हैं, बट मनुष्य तो इनको नहीं सुन सकते हैं कान से, लेकिन जो कुछ जानवर होते हैं जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, ठीक है, मच्छर हो गए, ये इन तरंगों को सुन सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा सेल्समैन वगैरह आते हैं, वो ऐसे छोटे छोटे से क्या लेके आते हैं, मशीन टाइप की लेके आते हैं। ये अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम नहीं सुन सकते, मच्छर वगैरह सुन सकते हैं। तो वो इस साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर इसमें इस तरीके के मैकेनिज्म लगे होते हैं कि जैसे ही मच्छर इनकी तरफ आते हैं तो वो उसको खींच लेता है और इस तरीके से हमारे घर में मच्छरों का खात्मा हो जाता है। ठीक है, दो चीज़ें आपको, एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो चमगादड़ होता है, ठीक है, यानी कि जो बैट होता है, अभी कोरोना काल में तो ये जानवर बहुत ही, सॉरी जानवर तो नहीं कहेंगे, ये पक्षी बहुत ही फेमस हो गया है, मैमल है ये। ठीक है, तो बैट जो है वो सुन तो सकते हैं पराश्रव्य तरंगों को, लेकिन साथ ही साथ ये क्या कर सकते हैं, इनको जनरेट भी कर सकते हैं, इनको जनरेट भी कर सकते हैं। तो अगर कभी ऑप्शन आ गया इनमें से कौन जनरेट नहीं कर सकता है, कौन कर सकता है, तो उसमें आपको एक तो एटलीस्ट याद रखना है कि चमगादड़ इनको कर सकता है। फिर हम बात करते हैं सोनार सिस्टम क्या होता है। कई बार पूछा जाता है एक लाइन मतलब ऑप्शन में कि सोनार क्या होता है, तो ऑप्शन कई सारे दे दिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वाई इट इज़ यूज्ड फॉर, क्यों इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है, ये एक ऐसी टेक्निक होती है, एक ऐसी मेथड होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। समुद्र में अगर कोई चीज़ खो गई है और अगर वहाँ पे जाना मुश्किल है, तो इस टेक्निक का यूज़ करके, क्योंकि समुद्र, अब रोड तो है नहीं कि हम जाके देखें, घर के पीछे वाला घर तो है नहीं, ठीक है, या फिर बंगला तो है नहीं, भूत बंगला, या फिर ऐसा तो है नहीं कि हम 4-5 लोगों को लेके चले गए। इट नीड्स एफर्ट टू गो देयर और बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम सोनार सिस्टम का यूज़ करते हैं। सोनार सिस्टम एक ऐसी विधि, एक ऐसा तरीका, एक ऐसी मेथड होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, सोनार जो टेक्निक होती है उसमें हम कौन सी तरंगों का यूज़ करते हैं, तो हम पराश्रव्य तरंगों का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं पराश्रव्य तरंगों के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले पराश्रव्य तरंगों का उपयोग क्यों करते हैं, तो यहाँ पे संगीत नहीं है, सॉरी, यह संकेत, ठीक है, संकेत भेजने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा कि समुद्र की गहराई में अगर हम पता लगाना है, कुछ कीमती कपड़े हैं, मतलब सॉरी पता लगाना है, तो उसमें भी हम किसका यूज़ करेंगे, पराश्रव्य तरंगों का। कौन सी टेक्निक कहलाती है, ये सोनार, ठीक है, सोनार विधि कहलाती है ये। ठीक है, फिर बात आती है जो कीमती कपड़े होते हैं, जो महंगे महंगे कपड़े होते हैं, ठीक है, जो वायुयान होते हैं, तो गाड़ियों के जो पुर्जे होते हैं, ठीक है, जो पुर्जे होते हैं उनको साफ करने में, दूध के अंदर के हानिकारक कीटाणु जीवाणुओं को नष्ट करने में, जीवाणुओं को नष्ट करने में, जीवाणु मतलब होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, और विषाणु होते हैं वायरस, ठीक है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। गठिया रोग के उपचार में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, तो इन चीज़ों में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करते हैं ध्वनि के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो आपको पता होना चाहिए। ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि जो होती है ना, 1 सेकंड में जितनी भी दूरी तय करती है उसी को ध्वनि की चाल कहते हैं। 1 सेकंड हुआ, ध्वनि जितनी आगे बढ़ गई उसी को ध्वनि की चाल कहते हैं। बात करते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस पर जो शुष्क हवा होती है, शुष्क, ठीक है, जिसमें नमी ना हो, ज़्यादा नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ना हो, वहाँ पे क्या होती है, तो 330 मीटर प्रति सेकंड, कई बार ये आपको 332 मीटर प्रति सेकंड भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको याद रखना है ये कितनी होती है, 330 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम बात करें लाइट की, खैर आगे हम डिस्कस करेंगे, तो लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। याद रखो ये मीटर पर सेकंड में है, या फिर 3 × 10⁵5 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब समझते हो इसका, 3 के बाद 5 जीरो लगा दो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लाइट 1 सेकंड में ट्रैवल करती है, 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, सेकंड फैक्ट आपको याद रखना है, जो टेम्परेचर होता है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे, तो उसका ध्वनि की चाल पे, ध्वनि की स्पीड पे, साउंड की स्पीड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जितनी है वो उतनी रहेगी, ना तो कम होगी ना तो ज़्यादा होगी, ना भी कोई भी आपको डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंड चीज़ जो आपको याद रखनी है, प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर तो पढ़ लिया, कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। अब दाब की बात करते हो, तो दाब परिवर्तन का जो है ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है,
दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सॉरी धोखे से हो गया था वो, ठीक है। फिर बात आती है हवा की आर्द्रता। आर्द्रता मतलब जो शुष्कपन है उसमें, वो बढ़ने पे ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब ध्वनि की जो वेवलेंथ होती है, जो ध्वनि होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है। मतलब एक रेयर से अगर वो डेंस में जाती है, सघन से विरल, विरल से सघन, मतलब एक अलग टाइप का है, एक अलग टाइप का है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस टाइप से, लिक्विड से फिर सॉलिड में चला गया। तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ और स्पीड दोनों ही क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि आवृत्ति पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो नहीं बदलती। ध्वनि का जो तारत्व होता है वो किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति। तारत्व मतलब पिच। तारत्व ही एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण ये डिसाइड होता है कि कोई भी आवाज़ जो है वो कितनी पतली होगी या कितनी भारी होगी। जो महिलाएं होती हैं उनकी आवाज़ पतली होती है क्योंकि उनका पिच हाई होता है, और जो पुरुष होते हैं उनकी आवाज़ मोटी होती है क्योंकि उनका पिच डाउन होता है, ठीक है। और किसी भी माध्यम में एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि किसी माध्यम में जो हमारा पिंड होता है, ठीक है, किसी भी माध्यम में जो हमारा पिंड होता है, पिंड की चाल और ध्वनि की चाल का अगर हम एक अनुपात ले लें, मतलब यहाँ पे हमने लिखा पिंड की चाल, ठीक है, और उसके अनुपात में हमने लिखा ध्वनि की चाल, ठीक है। तो इनका जो रेशो होगा उसको हम क्या कहते हैं, मैक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक संख्या, मैक नंबर कहते हैं। अगर मैक संख्या 1 से ज़्यादा है तो पिंड की चाल क्या कहलाती है, पिंड की चाल हमारी कहलाती है उस कंडीशन में जो हम कहते हैं उसको पराध्वनिक कहते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, पराध्वनिक कहते हैं। और और अगर ध्वनि की पिंड की चाल 5 से अधिक आती है तब उसको हम क्या कहते हैं, तब उसको हम कहते हैं अति पराध्वनिक कहते हैं। तो 1 से अगर ज़्यादा है, 1 से अगर ज़्यादा है, ठीक है, अगर 1 से ज़्यादा है तो हम इसको क्या कहेंगे, पराध्वनिक, ठीक है। और अगर 5 से ज़्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे, अति पराध्वनिक, ओके। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम पढ़ने मिलते हैं प्रतिध्वनि के बारे में। रिफ्लेक्शन जो होता है एक तरीके से साउंड का। प्रतिध्वनि सुनने के लिए ये भी कई बार पूछा गया है, परावर्तन सतह, ठीक है, यहाँ यानी कि जहाँ से टकरा के हमारी साउंड वापस आएगा उसके बीच में और जो हमारे कान है उनके बीच में मिनिमम कितने डिग्री कितने मीटर का गैप होना चाहिए। तो ये गैप होना चाहिए 17 मीटर का। कितने मीटर का, 17 मीटर का गैप होना चाहिए। कान पर जो ध्वनि का प्रभाव है वो 1/10 सेकेंड्स तक ही रहता है, ओके। 10 घंटों तक नहीं रहता है, 1 सेकेंड के 10वें भाग 1/10 सेकेंड तक ही रहता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। अब ये मत बोलना कि ट्रैफिक होता है दिन में इसलिए रात को ज़्यादा सुनाई देती है। तो रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है, क्यों, ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ये पूछा जा सकता है कि क्यों हमको, मतलब क्या ऐसा रीज़न है जिसके कारण जो ध्वनि है वो हमको रात में ज़्यादा दूर तक सुनाई पड़ती है तुलनात्मक रूप से दिन की अपेक्षा। तो वो है अपवर्तन। चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल नहीं है, आपको पता होगा वहाँ पे, इसलिए हम रह नहीं सकते। और वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही प्रतिध्वनि हमको सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि वायु को एक माध्यम तो चाहिए कैरी करने के लिए साउंड को, वो माध्यम ही नहीं है वायुमंडल। दैट इज़ वाई वहाँ पे हमको प्रतिध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नया टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है हमारा और फटाफट हम इसको देखेंगे। ये है हमारा लाइट। सबसे पहले तो आप सभी को एक बात पता होना चाहिए कि लाइट होती क्या है, ठीक है। लाइट होती क्या है, तो लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं, हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो लाइट होती है उसकी स्पीड कितनी होती है, अभी मैंने आपको बताया था। तो इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि 3 के बाद आपको 8 बार शून्य लगाना है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 8 बार शून्य लगाना, उतनी होती है स्पीड। यानी कि आप कैलकुलेट कर सकते हो कि लगभग 30 करोड़ के समथिंग मीटर पर सेकेंड। और अगर आप इसको किलोमीटर पर सेकेंड में डिवाइड कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर। 5 जीरो मतलब लाख, 8 जीरो मतलब 30 करोड़ किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब आप आश्चर्य करो कि जो हमारा लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में ट्रेवल कर जाती है। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखना वो है, जो लाइट होती है ना उसका ड्यूअल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है लाइट का, सॉरी, ड्यूअल नेचर होता है। मतलब ये वेवलेंथ के रूप में भी होती है और छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में भी होती है। ऑब्वियसली वो दिखते नहीं, एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। तो ये आपको ड्यूअल नेचर बस इतना पता होना चाहिए। द्वि प्रकृति हिंदी में शायद इसको कहते हैं,
ठीक है। अब लाइट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट हमको फैक्ट, कुछ फिनोमिना हमने देखना है, तो वो हम देखते हैं कि क्या होती है, किस तरीके से चीज़ें होती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है एक तरीके से, इंग्लिश में हम इसको कहें समझे तो हम बोलेंगे बाउंस बैक। ठीक है, कोई भी एक चमकदार सतह है, वहाँ से लाइट टकरा के वापस आ गई तो उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन। सपोज करो ये एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर है और ये इस साइड ये पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ से एक रे आती है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब क्या होता है, आपतित किरण। एक मिनट में इसको रफ कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ से ये हमारा क्या बना हुआ है, ये हमारा बना हुआ है मिरर। यहाँ पे हमने पॉलिश करके रखी हुई है इसकी साइड्स को, ठीक है, यहाँ पे हमने पॉलिश करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे सीधा सीधा जो आपको दिख रहा है ये हमारा होता है नॉर्मल। नॉर्मल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, नॉर्मल को हम हिंदी में कहते हैं अभिलंब, 90 डिग्री पे होता है जो। ये हमारी होती है इंसिडेंट रे, जिसको हम कहते हैं आपतित किरण, ठीक है। और ये हमारी होती है रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हम कहते हैं परावर्तित किरण, जिसको हम कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। तो ये आई किरण, ठीक है, और टकराने के बाद ये क्या निकल गई, वापस निकल गई। तो ये हमारा होता है इस फिनोमिना को, ये जो हुआ ना, ये पूरी चीज़ जो हुई, इसको हम कहते हैं परावर्तन, ठीक है। अब समझो, जो हमारी इंसिडेंट यानी कि आपतित किरण और जो हमारा अभिलंब के बीच में एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ आई कहेंगे, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम कहेंगे आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं भैया इसको, एंगल आई, ठीक है। ये हमेशा बराबर होगा एंगल आर के, यानी कि परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है, तो परावर्तित लाइन किरण और जो इसके बीच में बनेगा अभिलंब के बीच में, उसको हम कहते हैं परावर्तन, ठीक है। दो चीज़ें आपको याद रखनी है परावर्तन के नियम। पहला नियम आपको ये याद रखना है कि हमेशा जो आपको आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण होता है वो हमेशा बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है यहाँ पे, वो ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है, जो हमारी इंसिडेंट रे होगी और जो हमारा नॉर्मल होगा, वो सब एक ही प्लेन में होते हैं। देखो, एक ही प्लेन का मतलब ये एक मिरर है सपोज, तो इसके नीचे एक अलग प्लेन है, इसके ऊपर एक अलग प्लेन है, समतल। तो देखो ये सारी की सारी चीज़ें एक ही प्लेन में आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है बहुत ही बढ़िया तरीके से। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो देखो, मिरर होता है कि जो कोई भी चीज़ है उसको रिफ्लेक्ट कर दे। स्फेरिकल मिरर उसको कहते हैं, कोई भी हमारे पास सपोज क्या करो एक मिरर है, कोई भी हमारे पास क्या है, एक मिरर है। अगर उस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, यानी कि जो परावर्तक सतह है, जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि जो क्या है, जो उसका परावर्तक सतह है, जो उसका क्या है, परावर्तक सतह है, अगर वो गोलीय होती है यानी कि स्फेरिकल शेप की होती है, तब उसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। दो प्रकार के हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है हमारा उत्तल दर्पण, जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और एक होता है अवतल, जिसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब हमारा उत्तल और अवतल में क्या डिफरेंस है, ये समझना है। तो देखो, जो पॉलिश वाली सतह होती है उसके अपोजिट वाली जो सतह होगी वो हमारी परावर्तक सतह होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जो कॉनकेव होता है, ठीक है, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, उसकी जो अंदर वाली सरफेस होती है वो आपकी क्या होती है, परावर्तक सतह होती है। ये इसमें हमको कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आपको ऐसे याद रखना है, कॉनकेव, ठीक है, इंग्लिश में आप नाम याद रखो, अवतल को कहते हैं कॉनकेव। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि देखो, जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव में क्या वर्ड आ रहा है, केव। केव मतलब क्या होता है, गुफा। और गुफा क्या होती है, अंदर जाने के लिए ही होती है। तो यहाँ से गुफा जैसा दिख रहा है, मतलब ये हो गया कॉनकेव, और जो इसका अपोजिट होगा वो हो जाएगा कॉन्वेक्स। देखो, कॉन्वेक्स में क्या है, बाहर की सतह क्या है, परावर्तक सतह, इसमें अंदर की सतह है, इसमें अंदर की कॉन्वेक्स जो है उसमें अंदर की सतह क्या है, पॉलिश्ड है, ठीक है। बीच में प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इतनी चीज़ आपको याद रखनी है बहुत बढ़िया तरीके से। फिर एक चीज़ आती है अपवर्तन, किसको कहते हैं, तो कई लोग परावर्तन और अपवर्तन में कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट इज रिफ्लेक्शन एंड दिस इज रिफ्रैक्शन। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सपोज हमारे पास कोई मिरर है, रे आई, यहाँ से टकरा के निकल गई, ठीक है, ये गलत तरीके से बन गया, सॉरी, यहाँ से टकरा के निकल गई, ठीक है, यहाँ पे आर पार हो जाती है।
वो हमको मिरर में देखने को मिलता है, लेकिन जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है वो मिरर में देखने को नहीं मिलता। वो कहाँ पे देखने को मिलता है? लेंस में देखने को मिलता है। किस तरीके से? देखो, ये मान लो एक मीडियम है, अलग अलग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग अलग हमारे पास समतल है, ठीक है, अलग अलग हमारे पास तल है। तो यहाँ पे जिस भी तरीके से ये चीज़ आपको दिख रही है वो आप देखने का ट्राई करना, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो ये जो हमारे हैं ये हमारा एक तल है, इसके ऊपर का माध्यम क्या है? विरल, ठीक है, विरल मतलब गैस मान लो, ठीक है, और नीचे का माध्यम सघन, सघन मतलब यहाँ पे मान लो पानी है, ठीक है, यहाँ पे गैस है, ये नॉर्मल वायु है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आपतित किरण आई, ठीक है, ये आ गई आपतित किरण। तो जाना इसको किस तरीके से चाहिए? जाना इसको नॉर्मल इधर से ऐसे 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 चला जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं जाती है। ये देखती है कि सघन से विरल में जाना है या विरल से सघन में जाना है, उस हिसाब से ये पास या दूर हो जाती है। तो याद रखना आपको, जब भी ये विरल से सघन में जाएगी, सघन में क्या होगा? ये नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। देखो, जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ये झुक गई, यहाँ पे दिख रहा है आपको? झुक गई। क्यों झुक गई? क्योंकि ऐसे याद रखो, विरल क्या होता है? विरल के कण बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन सघन के कल क्या होते हैं? वहीं पास पास। तो मतलब दबाने का काम करता है सघन, मतलब भीड़ में जाओगे तो ऑब्वियसली दबा दबा सा महसूस करोगे, तो ये अभिलंब की साइड दब जाएगी। और अगर ये कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ से ये जा रही है, इसको ऐसे ऐसे निकल जाना चाहिए, और यहाँ से अगर सघन होता है ये माध्यम, और ये माध्यम अगर हमारा होता विरल, तो ये किधर से जाती? ये अभिलंब से और दूर हट जाती, मतलब दूर हट जाती। जब खुले खुले हों तो फिर जहाँ पे मन करेगा वहाँ पे घूमेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी रिगार्डिंग दीज टू थिंग्स। एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए बहुत ही बढ़िया तरीके से, जिसका बहुत ही ज़्यादा काम होने वाला है, वो ये है कि जो हमारे यूज़ ऑफ मिरर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे यूज़ ऑफ मिरर्स होते हैं, किस किस मिरर की हम बात करने वाले हैं? तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो हमारे अवतल दर्पण होता है, ठीक है, यानी कि कौन सा? कॉनकेव। यूज़ कहाँ पे होता है भाई? तुम यूज़ कहाँ पे होते हैं? तो सबसे पहले जो इसका यूज़ किया जाता है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो जो हमारी कार्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी बस वगैरह होती हैं, ठीक है, उसमें रिफ्लेक्टर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है। रिफ्लेक्टिंग लाइट्स जो होती हैं उसके रूप में इसका यूज़ किया जाता है। लाइट्स वगैरह जो होती है ना, बसों में लगी रहती हैं, बस का मान लो सामने का पार्ट है, यहाँ जो लाइट्स लगी रहती हैं, ठीक है, कार वगैरह हो गई, यहाँ पे जो लाइट्स लगी रहती हैं, ट्रेन वगैरह, उसमें यूज़ किया जाता है। ट्रेन तो नहीं। फिर सेकेंड हमारा आता है जो शेविंग मिरर्स होते हैं, दाढ़ी बनाने वाले, जो शेविंग मिरर्स वगैरह होते हैं, उसमें भी किसका यूज़ किया जाता है? इसी का यूज़ किया जाता है, अवतल भाई साहब का यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ में आपको याद रखना है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर्स वगैरह हमारे होते हैं ना, तो वो आईज़, ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे ईयर होते हैं, कान हो गया, हमारी नाक हो गई, ठीक है, नाक हो गई, नोज़ हो गई, इसका परीक्षण करने के लिए भी, इसको टेस्ट करने के लिए भी, ट्रीटमेंट टाइप का करने के लिए भी किसका यूज़ करते हैं? तो ये यूज़ करते हैं अवतल दर्पण का, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है? तीव्र प्रकाश फेंकने में किया जाता है, इसका यूज़ तीव्र प्रकाश फेंकने में किया जाता है। और फिर अगर हम बात करते हैं कि उत्तल दर्पण कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, जो रेयर व्यू मिरर होता है, मतलब जो पीछे का व्यू देखने के लिए यूज़ किया जाता है ना कार वगैरह में, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? सीधा प्रतिबिंब, कार वगैरह बाइक वगैरह में भी किया जाता है इसका सीधा प्रतिबिंब, मतलब जो आपकी रियल एक तरीके से है, सीधा प्रतिबिंब, यानी कि जो आपकी इन्वर्टेड ना हो, ठीक है, जो आपकी नॉर्मल इमेज यानी सीधी इमेज, नॉन इन्वर्टेड इमेज देखने के लिए किया जाता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, नॉन इन्वर्टेड मतलब सीधा। तो इतनी चीज़ थी जो आपको याद रखनी थी। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। अगेन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे क्रैश कोर्स चल रहा है एमपी कांस्टेबल के रिगार्डिंग। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, दैट्स वाई हम फैक्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, थ्योरी भी हम पढ़ते जा रहे हैं, कोई भी हम ऐसी चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं जो आपको आपकी छूट जाए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ हम इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, बट जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि उससे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, तो ट्रस्ट मी वी कैन नॉट डू आर प्रिपरेशन इन अ राइट मैनर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरी आपसे ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वी हैव स्टार्टेड एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, इससे हमको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और हमारा उत्साह बना रहता है कि हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आएँ इस चैनल के ऊपर। साथ ही साथ अगर कोई क्वेरी आती है आपको स्टडी से रिलेटेड, ठीक है, अगर आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है जो हमने पढ़ाया है हमारी वीडियोस में, या फिर अगर इवन आप कोई न्यू टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियो पाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें चैनल हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम अपडेट वगैरह देते रहते हैं। और हाँ, टेलीग्राम, यहाँ पे हम अपनी पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ के बारे में हम यहाँ पे आपको बताते रहते हैं। तो प्लीज़ 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 यहाँ पे आप आएँ और ज़रूर से ज़रूर चीज़ों को देखें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।